आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार ग्रुप 2.0 में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं और लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके का जो है सो ग्रुप डिस्कशन करेंगे। और हम लोग जो है सो दो विषय जो है सो इसमें चालू किए हैं। पहला है इतिहास और दूसरा भारतीय संविधान। और एकदम शुरू से जो है सो ग्रुप डिस्कशन करेंगे और जहाँ से सवाल बनता है एकदम एक एक सवाल जो है सो छूटने वाला नहीं है, यानी कि वन लाइनर के रूप में जो है सो हम सवाल आप लोगों से पूछेंगे। यानी कि जहाँ तक सवाल बनता है वहाँ तक जो है सो प्रयास करेंगे कि जो है सो छूटे न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है सो पहला क्लास। और देखिए, पहला क्लास में हम लोग जो है सो इतिहास के जो है सो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जो है हम लोग ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इसी के साथ में जो है भारतीय संविधान के बारे यानी पॉलिटी का जो है ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। बताइएगा, आज आप लोगों से पहला सवाल है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होता है और कौन कौन स्रोत हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 स्रोत। और 4 स्रोत में याद रखना है आप लोगों को धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अगला सवाल है, बताइएगा कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ के नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेद। ठीक है, वेद। अगला सवाल है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन थे, यह किनको माना जाता है। तो याद रखना है महर्षि कृष्ण दैवपायन वेद व्यास को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, बताइएगा कि वेद किसके बारे में उपदेश देता है। वेद किसके बारे में उपदेश देता है। तो याद रखना है वसुदैव कुटुंबकम। अगला सवाल है कि भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरुष से मानती है। तो बताना है कि वेद कितने हैं और कौन कौन। तो इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है कि वेद 4 हैं। आपको आंसर याद रखना है ऋग्वेद, अर्जुवेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, अर्जुवेद, सामवेद और अथर्ववेद। बताइएगा कि इन चारों वेदों को मिला करके क्या कहते हैं, यानी कि इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा संहिता। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, याद रखना है। अगला सवाल है, बताइएगा कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को याद रखना है ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद कहा जाता है। बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो याद रखना है 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। बताना है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो याद रखिएगा 1028 सूक्त है। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं। तो याद रखना 10,462। ठीक है, 10,462। अगला सवाल है कि इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होत्री। क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। बताना है कि इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन थे, जिनके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। ठीक है, कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। बताना है कि ऋग्वेद के केवें मंडल में जो है सो देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के केवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो याद रखना है 9वें मंडल में। केवें मंडल में, 9वें मंडल में। नेक्स्ट सवाल है, बताइएगा कि ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा खील कहा जाता है। ठीक है, खील कहा जाता है। अगला सवाल है कि चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत का ऋग्वेद के केवें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। मंडल के नाम बताना है, केमा मंडल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 10वां मंडल। ठीक है, 10वां मंडल। अगला सवाल है कि चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार मतलब 4 वर्ण है, उस चारों वर्ण का नाम बताना है। तो याद रखिएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाकी आपको याद रखना है कि जो है सो ब्राह्मण जो है सो किससे उत्पन्न हुए हैं, तो मुख से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय किस से उत्पन्न हुए हैं, तो भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य किससे उत्पन्न हुए हैं, तो जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं।
और शूद्र जो है सो चरणों से उत्पन्न हुए हैं, याद रखना है। अगला सवाल है, बताइएगा, बताना है कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस वेद में मिलता है? तो आंसर याद रखना, ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। नेक्स्ट सवाल है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने और अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? दोनों को बताना है आपको। तो इधर ऋग्वेद में इंद्र के लिए दोस्तों 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नेक्स्ट सवाल है, बताइएगा कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण का। किसका होगा? शतपथ ब्राह्मण का। नेक्स्ट सवाल है, बताइएगा कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? मतलब कौन सा वेद कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं। बताना है कि इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर याद रखना, अर्धवार्यु कहते हैं। ठीक है, अर्धवार्यु कहते हैं। बताइएगा कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद में। ठीक है, अगला सवाल है कि एक ऐसा वेद का नाम बताइए जो गद एवं पद दोनों में है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। अगला सवाल है कि साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गान। क्या होता है? गान होता है। नेक्स्ट सवाल है, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है, इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को याद रखना है, उद्रात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात्री कहते हैं। अगला सवाल है कि बताना है कि इसके संकलनकर्ता ऋग्वेद पर आधारित है। तो बताना है कि इसमें कितने सूक्त हैं? साम वेद में बताना है कि कितने सूक्त हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1810 सूक्त हैं। ठीक है, 1810 सूक्त हैं। जबकि पीछे पूछे थे कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028। जबकि साम वेद में सूक्त पूछेगा तो 1810 याद रखना है आप लोगों को, जो प्राय ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किस वेद को? तो इसका सही आंसर याद रखना है आपको, साम वेद को कहते हैं भारतीय संगीत का जनक। अगला सवाल है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है? किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। तो याद रखना है यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद। अगला सवाल है, बताइएगा कि अथर्ववेद के रचयिता के नाम बता दीजिए। अथर्ववेद के रचयिता, तो इसका सही आंसर होगा अथर्वा ऋषि। क्या होंगे? अथर्वा ऋषि। नेक्स्ट सवाल है कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल कितने मंत्र हैं? कुल कितने मंत्र हैं बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 731। अगला सवाल है कि लगभग इसमें कितने पद हैं? लगभग इसमें कितने पद हैं? तो याद रखना है 6000 पद हैं। 6000 पद हैं। अगला सवाल है कि इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? जैसे एक सवाल है कि औषधों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में मिलता है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अथर्ववेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, आप लोगों से बताइएगा, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। बताना है कि अथर्ववेद में परीक्षित को मतलब क्या कहा गया है? अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर याद रखना, कुरुओं का राजा। कुरुओं का राजा। नेक्स्ट सवाल है, बताइएगा, कुरु देश की समृद्ध जो है सो अच्छा चित्रण मिलता है। यह भी याद रखना है कि कुरु देश की समृद्धि का जो है सो अच्छा चित्रण मिलता है अथर्ववेद में ही। नेक्स्ट सवाल है कि इसमें सभा एवं समिति को मतलब क्या कहा गया है? अथर्ववेद में सभा एवं समिति को क्या कहा गया है? तो याद रखना है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला सवाल है नेक्स्ट, वेदों को
वेदों की भी कई शाखाएं होती है जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। तो बताना है उस शाखा का नाम बताइए जो ऋग्वेद से जुड़ी हुई एकमात्र जीवित शाखा है, ऋग्वेद से जुड़ी हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साकल शाखा। क्या हो जाएगा? साकल शाखा। नेक्स्ट सवाल है, बताइएगा कि कौन सी ऐसी मतलब जो सो शाखा है जो दो में बांटा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना कृष्ण अर्जुवेद। ठीक है, कृष्ण अर्जुवेद है जो दो शाखाओं में बटा हुआ है। एक है मध्य निंदन और कण्व। ठीक है, कण्व शुक्ल अर्जुवेद अथवा वाजसेन संहिता की शाखाएं इसी में है वर्णित, याद रखना है। कृष्ण अर्जुवेद से जुड़ी हुई शाखाएं हैं काठक। क्या है? काठक। अगला सवाल है, बताइएगा, बताना है कि अथर्ववेद की शाखाएं दो गो है जिसका नाम, पूरा अंदर से सवाल जो पूछ रहे हैं, याद रखना है। अथर्ववेद की शाखाएं दो हैं, तो याद रखना है शौनक और पैपलाद। पैपलाद, शौनक और पैपलाद। नेक्स्ट सवाल है, बताइएगा सबसे प्राचीन वेद के नाम बताना है। सबसे प्राचीन वेद, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, याद रखना है। और यदि पूछे कि सबसे बाद का वेद कौन सा है, सबसे बाद का वेद, तो याद रखना है अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, बताइएगा, बताना है कि संहिता के पश्चात ब्राह्मण, अर्नायक तथा उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो बताना है कि कौन सी ऐसी ग्रंथ है, कौन सी ऐसी ग्रंथ है जिसमें वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, गद्य में लिखे गए हैं। तो याद रखना है ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ है। बताना है कि प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। ठीक है, जिसे सारणी में दिया गया है। जैसे बताना है आप लोगों को कि ऋग्वेद है, तो बताना है कि ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम, ऋग्वेद से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी। नेक्स्ट सवाल है, बताइएगा कि सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद से, तो याद रखना पंचविश। क्या होगा? पंचविश। अगला सवाल है अथर्ववेद से संबंधित, अथर्ववेद से संबंधित बताना है। तो इसका आप लोगों को याद रखना है गोपथ। क्या हो जाएगा? गोपथ। ठीक है, गोपथ। और एक याद रखिएगा यजुर्वेद से, तो यजुर्वेद से तेत्री व शतपथ, तेत्री व शतपथ याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा कि इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद जो है सो किसके पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। कोई शासक के नाम बताना है। ऐत्रेय में इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद जो है सो किसके पूर्व के घटनाओं का जो है सो वर्णन मिलता है। तो याद रखना बिंबिसार। क्या होगा? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। नेक्स्ट सवाल है, बताइएगा ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। अगला सवाल है कि शतपथ में, मतलब जैसो शतपथ में किन राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, शतपथ जो है उसमें जो सो किन राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो आप याद रखिएगा गंधार है, शैल है, कैकेय है, कुरु है, पंचाल है, कोसल है, विदेह है, ये सब जो सो राजाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, बताइएगा वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है। तो याद रखना शतपथ ब्राह्मण का। किसका है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगला सवाल है अर्नायक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा उपनिषद की संख्या कितनी है। उपनिषद की संख्या कितनी है। तो याद रखना 108 वो। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 वो। नेक्स्ट सवाल है कि उपनिषद की संख्या 108 है जिसमें से मूलभूत यानी कि मेन रूप से जो सो कितने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। कितने हैं? 13 हो जाएगा, याद रखना है। अगला सवाल बताइएगा कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मतलब किस संहिता से प्राप्त होती है जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा मैत्रेयनी संहिता से। किस संहिता से? मैत्रेयनी संहिता से। नेक्स्ट सवाल है, बताइएगा कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को मतलब क्या कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है। तो याद रखना है पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, पुरुष की
अर्धांगिनी कहा गया, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, बताइएगा कि बताना है कि कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो याद रखना है जाबलोप उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? जाबलोप उपनिषद है, याद रखना है। अगला सवाल है, बताना है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक, ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मानी जाती है कौन सी स्मृति। तो इसका सही आंसर होगा मनु स्मृति। कौन सी स्मृति? मनु स्मृति, याद रखना है। बताना है कि यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। अगला सवाल है कि नारद स्मृति किसके विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति किसके विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो याद रखना है कि गुप्त युग के विषय में। किसके बारे में? तो गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट सवाल है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई। तो 6 वेदांगों की रचना हुई, ठीक है, 6 वेदांगों की रचना हुई। अगला बताना है कि वो जो 6 जो वेदांग है उसका आप लोग नाम बता दीजिए, ठीक है, नाम बताना है। देखिए हम बता दे रहे हैं क्या होगा से, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है, याद रखना है। बताइएगा कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो है सो किसका प्रणयन किया गया है। किसका प्रणयन किया गया है, कोई सूत्र के नाम है। तो याद रखना है साहित्य का। किसका? साहित्य का प्रणयन किया गया है, जिसमें स्रोत है, गृह है, धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें जो है सो यज्ञ के विधि विधान या कर्मकांड या राजनीतिक विधि एवं व्यवसाय व्यवहार के बारे में जानकारी मिलता है। बताइएगा, बताना है कि सूत्र में बताना है सबसे प्राचीन माना गया कौन सा सूत्र है। सूत्र में सबसे प्राचीन माना गया कौन सा सूत्र है। तो गौतम धर्म सूत्र है, ठीक है, गौतम धर्म सूत्र। बताइएगा भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है। जैसे कि वेद से या पुराण से या फिर ऋग वेद अर्जुवेद ऐसे बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुराण से। किससे मिलता है? पुराण से मिलता है। बताइएगा कि इसके रचयिता कौन थे, यानी पुराण के रचयिता कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र सरवा। लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र सरवा। बताना है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा 18 हो। कै गो? 18 हो। बताइएगा कि पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से केवल कितने ऐसे पुराण हैं जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कितने ऐसे पुराण हैं, जैसे 5 है, 8 है, या फिर 11 है, या फिर 3 है। तो आपको आंसर याद रखना 5 गो। कै गो? 5 गो। जैसे मत्स्य है, वायु है, विष्णु है, ब्राह्मण है और भागवत है। ये पांचों जो है आपका पुराण है, जिसमें जो सो राजाओं की वंशावली पाई जाती है। बताना है कि विष्णु जो पुराण है वह किस वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण तो याद रखना है मौर्य वंश से। किस वंश से? मौर्य वंश से। बताइएगा वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा गुप्त वंश से। किससे होगा? गुप्त वंश से। बताइएगा कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंध्र सातवाहन। ठीक है, आंध्र सातवाहन। बताइएगा कि पुराणों में जो है सो मत्स्य पुराण जो है सो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना गया है। क्वेश्चन जो सो उल्टा हो गया। क्वेश्चन है कि पुराणों में कौन सा ऐसा पुराण है जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है, तो मत्स्य पुराण याद रखिएगा। बताना है कि अधिकतर जो पुराण है वह किस भाषा में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण तो श्लोक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। बताना है इसी में है कि स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वह भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। बताना है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से कौन सा ऐसा पुराण है जो काफी महत्व है। काफी महत्व है तो याद रखना अग्नि पुराण। कौन सा पुराण है? अग्नि पुराण है। बताइएगा कि जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ठीक है, विवरण भी दिया गया है। बताना है कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है किसमें। गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है किसमें।
तो याद रखना है जातक, किसमें? जातक में। बताना है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ के नाम बताइए, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ। तो इसका सही आंसर होगा कथा वस्तु। क्या होगा? कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनाओं के साथ वर्णित है। बताना है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है आगम। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। बताना है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो याद रखना है कल्प सूत्र से। किससे है? कल्प सूत्र से। बताइएगा। बताना है कि अर्थशास्त्र के लेखक बता दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। बताना है कि यह कितने अधिकरण और कितने प्रकरण में विभाजित है? तो 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। अगला सवाल बताइएगा कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उससे किसके बारे में जानकारी मिलता है? किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो याद रखना है मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। अगला सवाल बताइएगा संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया याद बताना है। ऑप्शन इसमें दे रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन है कलहन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अली अहमद के द्वारा, या फिर पाणिनि के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा कलहन के द्वारा। क्या होगा? कलहन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है बताइएगा कलहन द्वारा रचित पुस्तक क्या है? राजतरंगिणी। कौन सा है? राजतरंगिणी, राजाओं की नदी। बताना है इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। बताइएगा। बताना है कि अरबों की सिंध विजय का वृतांत किसमें मिलता है? अरबों की सिंध विजय का वृतांत किसमें मिलता है? तो याद रखना चचनामा। किसमें मिलता है? चचनामा में। और चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद। ठीक है, अली अहमद। बताइएगा। बताना है कि अष्टाध्यायी के लेखक बता दीजिए। अष्टाध्यायी के लेखक, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन होंगे? पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी जो सो प्राप्त होती है, याद रखना है। बताना है कि गार्गी संहिता की एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है जो किसकी है बताना है। तो याद रखिएगा कात्यायन। किसकी? कात्यायन के है, याद रखना है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले एवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, याद रखना है। बताना है कि पतंजलि किसके पुरोहित थे? ठीक है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो याद रखना है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंग के इतिहास का पता चलता है, शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन इतिहास का। ठीक है, अब हम लोग जो है ग्रुप डिस्कशन करेंगे जो भारतीय संविधान का। ठीक है, भारतीय संविधान का जो है ग्रुप डिस्कशन अब जो है हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान देख लीजिए शुरू से। यहाँ पर जो है ये देखिए भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। भारतीय संविधान जो है आज जो है इसको जो है पहला चैप्टर जो है खत्म करेंगे और डेली जो है एक चैप्टर जो है करना है। लेकिन इससे पहले शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कल आपको कहाँ जो है पढ़ना है और कल जो है कहाँ पढ़ करके आना। देखिए कल आप लोगों को पढ़ना है विदेशी यात्रियों से होने वाले मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी जैसे यूनानी हो गया, फिर चीनी है, अरबी है और अन्य लेखक है। ये जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, ये जो है पढ़ लेना है आपको। और प्राग ऐतिहासिक काल से ऊपर तक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल से ऊपर तक पढ़ना है। तो चलिए अब चलते हैं